डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में और इसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स और राइबोसोम्स के बारे में। प्लास्टिड्स सभी प्लांट सेल्स में और कुछ प्रोटोजोअन्स जैसे यूग्लिना में पाए जाते हैं। ये आकार में बड़े होने के कारण माइक्रोस्कोप से आसानी से दिखाई पड़ते हैं और इनमें विशिष्ट प्रकार के पिगमेंट्स मिलने के कारण पौधे भिन्न भिन्न रंगों के दिखाई देते हैं। वर्णकों की उपस्थिति या अनुपस्थिति, यानी पिगमेंट उपस्थित है या अनुपस्थित है और उनके प्रकार किस प्रकार के पिगमेंट्स है, तो उसके आधार पर प्लास्टिड्स को तीन भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। तो फर्स्ट है इसमें से क्रोमोप्लास्ट। वर्णीय लवकों यानी कलर्ड पिगमेंट्स जो कि फैट सोल्यूबल होते हैं, कैरोटिनॉइड वर्णक जैसे कैरोटीन, जेंथोफिल और अन्य दूसरे मिलते हैं। इनके कारण पादप अंगों में पीला, नारंगी व लाल रंग दिखाई देता है, जैसा कि गाजर में आप देखते हो, टमाटर में देखते हो। तो इनमें क्लोरोफिल प्राय अनुपस्थित या अल्प मात्रा में उपस्थित होते हैं। क्रोमोप्लास्ट मुख्यतः पेरिकार्प और पेटल्स में उत्पन्न होते हैं। टमाटर का लाल रंग क्रोमोप्लास्ट के लाल वर्णक लाइकोपीन के कारण होता है। पेटल्स में या पंखुड़ियाँ जिनको कहते हैं में क्रोमोप्लास्ट होते हैं, परंतु पेटल्स का रंग मुख्यतः साइटोप्लाज्म में उपस्थित जल में सॉल्यूबल वाटर सॉल्यूबल पिगमेंट्स के कारण होता है। फॉर एग्जांपल एंथोसाइनिन। तो एंथोसाइनिन जो है पिगमेंट जो कि वाटर सॉल्यूबल पिगमेंट है, जो कि साइटोप्लाज्म में घुला हुआ होता है और पेटल्स में उपस्थित होता है। तो इसके कारण जो है पेटल्स का रंग जो है वो दिखाई देता है। सेकंड है क्लोरोप्लास्ट। हरित लवकों में पर्णहरित यानी क्लोरोफिल होता है और कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक लाइट एनर्जी को कैच करने का कार्य करते हैं या ट्रैप करने का कार्य करते हैं। थर्ड है ल्यूकोप्लास्ट। अवर्णीय लवक यानी ये कलरलेस होते हैं पिगमेंट्स और विभिन्न आकृति और आकार के रंगहीन लवक है जिनमें फूड स्टोरेज होता है। जैसे एमाइलोप्लास्ट में स्टार्च के रूप में कार्बोहाइड्रेट स्टोर रहता है। आलू तेल लवक यानी एलियोप्लास्ट में तेल और वसा तथा एल्यूरोप्लास्ट यानी प्रोटीन लवक में प्रोटीन का स्टोरेज होता है। वर्णक व थाइलेकॉइड लेमेलर संरचनाएं। थाइलेकॉइड्स क्या होते हैं आपको पता है, जिसमें कि क्लोरोफिल में जो क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल है वो बंडल्स के रूप में एक के ऊपर एक जैसे किताब के पेज होते हैं, तो उस प्रकार से रखा हुआ होता है जिसको थाइलेकॉइड्स कहते हैं। तो थाइलेकॉइड संरचनाएं ल्यूकोप्लास्ट में एब्सेंट होती है। तो ल्यूकोप्लास्ट में पिगमेंट भी नहीं होता है और थाइलेकॉइड्स भी नहीं होते हैं। यह सामान्यतः अहरित और भूमिगत पादप कोशिकाओं में होते हैं, यानी कि नॉन ग्रीन होते हैं और पादप का वह भाग जो कि जमीन के अंदर होता है इन सॉइल पार्ट में पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के लवक एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होते रहते हैं क्योंकि आनुवंशिक पदार्थ समान होता है। आपने देखा होगा टमाटर है, मिर्च है आदि चीज़ें पहले हरे रंग की होती है, यानी कि उनमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है और फिर वो क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है। तो इस प्रकार से जो एक प्रकार का लवक जो है प्लास्टिड जो है वो दूसरे प्रकार के प्लास्टिड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पे बताया है एल्यूरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है। इसी प्रकार से एमाइलोप्लास्ट है जिसमें कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण होता है। एलियोप्लास्ट है जिसमें फैट और ऑयल का स्टोरेज होता है। तो इस प्रकार के ये प्लास्टिड्स जो हैं बने हुए होते हैं। हरित लवक की संख्या, आकृति और आकार। हरे पौधे के अधिकतर हरित लवक पत्ती की पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो जो मीजोफिल सेल्स है उनमें पाए जाते हैं और प्रत्येक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट एक जैसे 20 से 40 प्रति कोशिका हो सकते हैं। तो एक कोशिका में क्लोरोप्लास्ट जो है वो
20 से 40 तक उपस्थित हो सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट लेंस के आकार की क्लोरोप्लास्ट जो है वो लेंस के आकार के होते हैं, अंडाकार, गोलाकार, चक्रीय व फीते के आकार के अंगक होते हैं। इनकी लंबाई और चौड़ाई भी भिन्न भिन्न होती है। इनकी लंबाई 5 to 10 माइक्रोन मीटर और चौड़ाई जो है 2 to 4 माइक्रोन मीटर होती है। इनकी संरचना झिल्ली जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसमें भी डबल यूनिट मेम्ब्रेन पाई जाती है और दोनों झिल्लियों में जो भीतरी झिल्ली होती है, जो इनर मेम्ब्रेन होती है, वो अपेक्षाकृत कम पारगम्य होती है, लेस परमिएबल होती है और आउटर मेम्ब्रेन जो होती है उसमें पोरिन्स पाए जाते हैं, यानी छिद्र पाए जाते हैं। हरित लवक में जो इनर मेम्ब्रेन से घिरे हुए भीतर के स्थान को स्ट्रोमा कहते हैं, जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है। आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमल लेमेला, ग्रेनम और स्ट्रोमा, राइबोसोम्स, स्टार्च ग्रेन्यूल्स, लिपिड ड्रॉपलेट्स। इसके अलावा यहाँ पर कुछ डीएनए के पार्ट्स जो कि इसमें पाए जाते हैं वो भी दिखाए गए हैं। नीचे वाली जो है सेक्शनल व्यू ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो इसमें आप देखिए ग्रेनम, थाइलेकॉइड्स, स्ट्रोमा और लेमेला दिखाया गया है। स्ट्रोमा, लेमेला। स्ट्रोमा के घटक यानी कंपोजिशन ऑफ स्ट्रोमा, इसमें थाइलेकॉइड्स होते हैं। स्ट्रोमा में चपटे एकल झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचना संगठित होती है, जिसको थाइलेकॉइड्स कहते हैं। थाइलेकॉइड्स, जैसा कि अभी मैंने बताया था, सिक्कों के चट्टों की भांति ढेर के रूप में मिलते हैं। जैसे एक पे दूसरा सिक्का रखा हुआ ढेर हो, उस प्रकार से मिलते हैं, जिसको ग्रेना कहते हैं और इंटरग्रेना थाइलेकॉइड्स कहते हैं। तो ग्रेना तो ढेर वाला भाग है और इंटरग्रेना जो है वो दो ग्रेना को जोड़ने का काम करता है। प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट में 20 से 100 ग्रेना होते हैं। कई चपटी झिल्लीनुमा नलिकाएं जो ग्रेना के विभिन्न थाइलेकॉइड्स को जोड़ती है, उनको फ्रेट चैनल या स्ट्रोमल थाइलेकॉइड्स या स्ट्रोमा लेमेली कहते हैं। थाइलेकॉइड की झिल्ली एक रिक्त स्थान को घेरे रहती है, जिसको ल्यूमन कहते हैं। फोटोसिंथेसिस थाइलेकॉइड की झिल्ली में उपस्थित होते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जो है वो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में उपस्थित होते हैं और थाइलेकॉइड्स में लगभग 250 से 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल्स जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल आदि एकत्रित होकर के फोटोसिंथेटिक फंक्शनल यूनिट बनाते हैं, जिसे क्वांटासोम कहते हैं। सेकंड है एंजाइम। तो क्लोरोप्लास्ट में के स्ट्रोमा में कई एंजाइम मिलते हैं जो कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस यानी केल्विन साइकिल या अप्रकाशिक क्रिया के एंजाइम और प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक है। थर्ड है डीएनए। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में छोटा और डबल हेलिक्स सर्कुलर डीएनए अणु मिलता है। राइबोसोम, हरित लवक में पाया जाने वाला राइबोसोम 70S और कोशिका द्रवी राइबोसोम 80S से छोटा होता है। क्लोरोप्लास्ट का स्याऊ का आनुवंशिक तंत्र और प्रोटीन संश्लेषण मशीनरी जो है उसमें DS, DNA, RNA, राइबोसोम, एंजाइम, एमिनो अम्ल आदि उपस्थित होते हैं, किंतु प्रकाश संश्लेषण क्रिया हेतु एंजाइम्स केंद्रक और हरित लवक दोनों के जीन्स के द्वारा बनाए जाते हैं। अतः क्लोरोप्लास्ट को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली कहा जाता है। इसके फंक्शंस, फर्स्ट इसका फंक्शन है फोटोसिंथेसिस। ये लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और इसका बायोजेनेसिस तो पहले उपस्थित प्लास्टिड के द्वारा होता है, जिसको प्रोप्लास्टिड कहते हैं, या पहले से उपस्थित लवकों के द्विविभाजन के द्वारा होता है। इसकी उत्पत्ति ऐसा माना जाता है कि साइनोबैक्टीरिया में यह एंडोसिम्बायोटिक के रूप में इनकी उत्पत्ति हुई है। सेकंड है राइबोसोम, जिसको इंजन ऑफ सेल कहते हैं। जॉर्ज पेलेड ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा डेंस ग्रैनुलर स्ट्रक्चर राइबोसोम को सर्वप्रथम देखा था। ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल व प्रोटीन के बने होते हैं
और किसी भी झिल्ली से घिरे नहीं रहते हैं। स्तनधारियों की आरबीसी के अतिरिक्त सभी जीवित कोशिकाओं में राइबोसोम उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में उपस्थित होते हैं। राइबोसोम सबसे छोटा कोशिका अंग है, तो सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल ही है। इसको कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं या कोशिकांग के अंदर कोशिकांग भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स, तो यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S टाइप का होता है जो कि कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है, और प्रोकैरियोटिक टाइप का राइबोसोम 70S प्रकार का होता है। ये प्रोकैरियोट्स के कोशिका द्रव्य में उपस्थित होने के साथ साथ कोशिका की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उससे भी जुड़े होते हैं। ये 15 से 20 नैनोमीटर आकार के होते हैं। 70S राइबोसोम यूकैरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी उपस्थित होते हैं। यहाँ पर S जो है वो स्वेडबर्ग यूनिट है या सेडिमेंटेशन रेट है। यह अपरोक्ष रूप से आकार और उसकी साइज को और उसकी डेंसिटी को व्यक्त करता है। प्रत्येक राइबोसोम 2 सब यूनिट से बना होता है, लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट। जैसे 80S राइबोसोम है तो उसमें लार्ज सब यूनिट जो है वो 60S है और स्मॉल सब यूनिट 40S है। इसी प्रकार से 70S टाइप का राइबोसोम 50S और 30S 2 सब यूनिट से मिलकर के बना है। मैग्नीशियम आयन राइबोसोम सब यूनिट्स को बांधने के लिए आवश्यक होते हैं, और मैग्नीशियम आयन जो है 2 सब यूनिट्स के RNA के फॉस्फेट ग्रुप्स के आयनिक बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं, और राइबोसोम्स के स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन हेतु मैग्नीशियम आयन की 0.001 मोल न्यूनतम सांद्रता की आवश्यकता होती है। राइबोसोम का केमिकल कंपोजिशन जो है 70S का जो है वो 60% rRNA और 40% प्रोटीन होता है। 80S में 40% rRNA और 60% प्रोटीन होता है। 60S में आपके तो 2 ही मुख्य है, तो यहाँ पर जो 60S है यानी लार्ज सब यूनिट है, इसमें rRNA होता है 28S टाइप का प्रोटीन, 5.8S टाइप का प्रोटीन और 5S टाइप का प्रोटीन होता है, और 40S में rRNA के अलावा 18S प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है। अब 70S प्रकार के राइबोसोम के 2 सब यूनिट जिसमें से 50S में rRNA के साथ में 23S टाइप का प्रोटीन और 5S टाइप का प्रोटीन पाया जाता है, जबकि 30S टाइप के स्मॉल सब यूनिट में 70S राइबोसोम के rRNA और 16S टाइप का प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान कई 70S राइबोसोम इसमें स्मॉल सब यूनिट की सहायता से mRNA के साथ में संलग्न हो जाते हैं, तो यह संरचना पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम या इर्गोसोम कहलाती है। लार्ज सब यूनिट 50S में एंजाइम पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज जो कि 23S rRNA होता है, जो प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में सहायता करता है। यह एक राइबोजाइम है जिसकी खोज नॉलेर के द्वारा 1992 में की गई थी। तो यहाँ पर 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम दोनों दिखाए गए हैं, इनकी लंबाई और चौड़ाई दिखाई गई है, और किस प्रकार से जो ये 70S और 80S राइबोसोम्स मैग्नीशियम आयन और mRNA की उपस्थिति में पॉलीराइबोसोम्स का फॉर्मेशन करते हैं, यह इसमें दिखाया गया है। थैंक यू।